आवाज़ जा रही है ज्ञान प्रकाश? जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते। कल यानी लास्ट क्लास में जो सीआरपीसी पढ़ा गया था उसके आगे सीआरपीसी को बढ़ाते हुए चलते हैं। आज सीआरपीसी में पढ़ेंगे दूसरी डेफिनेशन, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या हैं, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या हैं, संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध क्या हैं। माइक बंद कर लीजिए। तो संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए और संज्ञेय मामले से एक ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस किसी को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस किसी को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। संज्ञेय अपराध एक ऐसा अपराध है जिसके लिए और संज्ञेय मामला एक ऐसा मामला है जिसमें एक ऐसा मामला है जिसमें पुलिस अधिकारी फर्स्ट अनुसूची यानी प्रथम अनुसूची के अनुसार या किसी अन्य विधि के अनुसार, या तो प्रथम अनुसूची के अनुसार या किसी अन्य विधि के अनुसार, जैसे आर्म्स एक्ट धारा 20, 25, किसी को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है। तो असंज्ञेय संज्ञेय अपराधों के बारे में एक बार फिर, संज्ञेय अपराध एक ऐसा अपराध है जिसके लिए और संज्ञेय मामला एक ऐसा मामला है जिसमें पुलिस अधिकारी फर्स्ट शेड्यूल के अनुसार या तत्समय लागू किसी अन्य विधि के अनुसार, अन्य विधि में कल मैंने आपको बताया, जैसे आर्म्स एक्ट, जैसे एनडीपीएस एक्ट, जैसे SC/ST एक्ट, किसी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर लेती है या कर सकती है। धारा 2C। असंज्ञेय अपराध से एक ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए और असंज्ञेय मामला से एक ऐसा मामला है जिसमें ऐसा मामला है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर सकती है।
हर्ष प्रताप, जरा डायरेक्ट से आप एक बार सुना दीजिए। संज्ञेय अपराध 2C हाँ। ऐसा अपराध अपराध है जिसके लिए, और संज्ञेय मामला ऐसा मामला अपराध है जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। असंज्ञेय अपराध 2L हाँ। ऐसा अपराध अपराध है जिसके लिए, और असंज्ञेय मामला ऐसा मामला अपराध है जिसमें पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तारी करने का प्राधिकार नहीं होता है। इसमें देखो दो बातें आई हैं, एक तो अपराध शब्द का वर्णन किया गया है, एक मामला शब्द का लिखा है ना। पहले अपराध लिखा है, फिर मामला लिखा है। अपराध तो वो है जो क्लियर रहता है, जो क्लियर है अपराध। जैसे तुम्हारे हाथ पे कोई डंडा मारा, हाथ टूट गया तो क्लियर हो गया 325, लेकिन अभी एक्सरे हुआ नहीं, इसलिए हाथ का फ्रैक्चर का स्पष्ट नहीं है, तो ये मामला दर्ज होगा। क्योंकि 323 तो है, लेकिन अभी 325 है कि नहीं है ये पता नहीं चल पाया है, क्योंकि क्रैक दिख रहा है। तो बार बार एक्सरे कराएगा। जब फ्रैक्चर आ गया तब वो मामला बन गया। जब फ्रैक्चर स्पष्ट नहीं था तो नहीं, तब वो अपराध बन गया। जब तक वो अस्पष्ट नहीं था तब तक वो मामला। किस मामले की बात करते हो? कहीं कि जो फ्रैक्चर वाला मामला, तो फ्रैक्चर का मतलब फिर 325 हुआ। मामला और अपराध का अंतर यहाँ यही है। ऑफेंस कहीं ना कहीं डिफाइन रहेगा, मामला कोई डिफाइन नहीं है। मामले तमाम होते रहते हैं। अपराध वे बनते हैं जो किसी पिजन होल में तो आवें। पिजन होल का मतलब है किसी परिभाषा में आ जाए। तो संज्ञेय के मामले में इन्होंने क्या कह दिया, साइड में है जहां पुलिस बिना वारंट किसी को पकड़ सकती है। असंज्ञेय वो हो गया जहां पुलिस किसी को बिना वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती है। अब हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। ये देखिए, अब ये आगे जा रहा है इस तरीके से। फर्स्ट अनुसूची, सीआरपीसी के फर्स्ट अनुसूची, कॉलम संख्या किसमें? 4 में होना चाहिए। किसमें है? कॉलम 4 में होगा ना, क्योंकि हाँ, फर्स्ट अनुसूची के कॉलम संख्या 4 में संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराधों की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ आप बताइएगा बहुत साधारण तरीके से, अगर गंभीर अपराध है तो उन्हीं गंभीर अपराधों को हम संज्ञेय अपराध कहते हैं। बस सीधा सीधा, अगर मामले गंभीर हैं तब हम उनको संज्ञेय अपराध कहते हैं, और मामले सामान्य हैं तो उन्हें हम असंज्ञेय अपराध कहते हैं। तो व्याख्या ये हो जाएगी इसकी कि संज्ञेय अपराध का मतलब ऐसे अपराध से जो गंभीर हैं, असंज्ञेय अपराध का मतलब ऐसे अपराधों से है जो कम गंभीर हैं, और उनके दंडों के आधार पे यह विभाजन किया गया है। फिर बताइएगा, 302 एक संज्ञेय अपराध है और आईपीसी 323 एक असंज्ञेय अपराध है। हत्या करना एक संज्ञेय अपराध है और थप्पड़ मारना किसी को एक असंज्ञेय अपराध है। लेकिन इसका विभाजन का तरीका एक और है। फर्स्ट अनुसूची में आपने पढ़ा था, फर्स्ट अनुसूची में आपने पढ़ा है कि अगर आईपीसी की बात की जाएगी तब तो आईपीसी के सामने लिख दिया जाएगा। आईपीसी के बाहर अगर कोई अपराध गया तब कैसे संज्ञेय असंज्ञेय का निर्धारण होगा? तो दूसरे वाले भाग, हाँ, तब उसके दूसरे वाले भाग में जो दिया गया है उसी के अनुसार संज्ञेय असंज्ञेय का निर्धारण होगा।
यानी 3 वर्ष और उससे ज़्यादा के अपराध अगर हैं तो फिर वह संज्ञेय हो रहे हैं ना। यस सर। देखो बच्चा तो कह देता है 3 साल या उससे ज़्यादा के अपराध संज्ञेय होते हैं, लेकिन ये आईपीसी के लिए नहीं लागू है, इतना ध्यान रखना। ये आईपीसी के लिए नहीं है, ये आईपीसी के बाहर के अपराधों के लिए है। आईपीसी वाले तो क्लियर हैं। 302 उसके सामने संज्ञेय, वहाँ पे अवधि के अनुसार नहीं है। अगर आईपीसी में जाएंगे 2 वर्ष वाले भी संज्ञेय हैं, तमाम अपराध 2 वर्ष वाले भी संज्ञेय हैं वहाँ, लेकिन आईपीसी के बाहर का नियम अलग है। अगर आईपीसी के बाहर का अपराध है, 3 वर्ष उससे ज़्यादा के कारावास से दंडनीय है, तो फिर वह संज्ञेय होगा। और 3 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय है तो फिर वह नॉन कॉग्निजेबल होगा। इस समय क्या पढ़ रहे हैं हर्ष प्रताप? सर संज्ञेय और अज्ञेय अपराध की परिभाषा। अब परिभाषा से आगे हम चल गए। जी सर। परिभाषा तो तुमने पढ़ा था, हम आगे उसकी 60 नोट पढ़ रहे हैं अब। पहले तुमने परिभाषा पढ़ा, अब हम आगे 60 नोट पढ़ रहे हैं। जब उसका विस्तार किया जाता है मतलब 60 नोट करना है या समझाना है। अब इसको और आगे हम बढ़ाते हैं। संज्ञेय अपराधों को होने पर उसके दर्ज करने की प्रक्रिया 154 में दी गई है, राइट? एफआईआर। ऐसे तुमको परीक्षा में लिखना है। संज्ञेय अपराध अगर घटित होंगे तो उस अपराध को कार्यवाही शुरू करने की प्रक्रिया 154 सीआरपीसी में दी गई है। और असंज्ञेय अपराध जब घटित होते हैं उनको प्रोसीड करने की कार्यवाही कहाँ पे? 155 में दी गई है, जिसका नाम है एनसीआर, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। 155 में दी गई है। अगर कोई संज्ञेय अपराध कहीं पर भी घटता है, जहां आप खड़े हैं आपके सामने घटता है, तो उसका इन्वेस्टिगेशन तुरंत स्टार्ट हो जाएगा ना? यस सर। उसके लिए एफआईआर दर्ज पहले नहीं होगी। अगर कहीं गोली मारी गई तो वहाँ पुलिस तुरंत पकड़ लेगी। लेकिन एक असंज्ञेय अपराध अगर घटित होता है तो तुरंत इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। 155 में एक खंड दिया गया है, देखो, मजिस्ट्रेट का आदेश लेना पड़ेगा। 155 के किस खंड में है? मजिस्ट्रेट का आदेश पहले लेना पड़ेगा। 155(2) है क्या? यस सर। बिना मजिस्ट्रेट, हाँ पढ़ो। कोई पुलिस अधिकारी किसी असंज्ञेय मामले का अन्वेषण ऐसे मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं करेगा जिससे ऐसे मामले का विचारण करने की या मामले के विचारणार्थ सुपुर्द करने की शक्ति है। इसका उल्टा 156(1) पढ़ दो। संज्ञेय मामले का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। कोई पुलिस का पार्षद अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना। अंडरलाइन कर दो, अंडरलाइन हो गया ये। इसी के बगल 155(2) लिख देना। हो गया ना? इस समय पढ़ रहे हैं हम लोग 60 नोट ऑन कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। संज्ञेय और असंज्ञेय पर 60 नोट लिखना या इनको समझाया कैसे जाए। असंज्ञेय अपराधों की एक और विशेषता है हर्ष प्रताप, 155(4). जहां मामले का संबंध ऐसे 2 या अधिक अपराधों से है जिसमें कम से कम एक संज्ञेय है, वहां इस बात के होते हुए भी कि अन्य अपराध असंज्ञेय है, यह मामला संज्ञेय मामला समझा जाएगा। तो ये समझ ये बात क्या कह रहा है? मतलब सर, अगर संज्ञेय कोई भी अपराध हुआ है 2 या 2 से अधिक, वहाँ पे कोई भी अगर एक संज्ञेय मामला है तो वो भी संज्ञेय मामले, अन्य अपराध असंज्ञेय है, लेकिन वो संज्ञेय की दृष्टि में ही देखा जाएगा। तो असंज्ञेय मामले
संज्ञेय मामले से अगर जुड़ जाते हैं तो संज्ञेय मामले की तरह उस पर इन्वेस्टिगेशन होगा, लेकिन संज्ञेय मामले का इन्वेस्टिगेशन संज्ञेय मामला ही है, वो असंज्ञेय की तरह कुछ नहीं उसमें किया जाएगा। 155(4) तो पूरा जितना भी पढ़ाया गया इसको मैं एक बार अब बंद कर लो, मैं रिवाइज कर देता हूँ। अगर ये परीक्षा हाल में आता है कि संज्ञेय निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, तो आप बताइएगा संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है या संज्ञेय मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल के अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है या इसी शेड्यूल के अनुसार किसी अन्य विधि में पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। असंज्ञेय अपराध से तात्पर्य ऐसे अपराध से है या असंज्ञेय मामले से तात्पर्य ऐसे मामले से है जिसमें पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट नहीं गिरफ्तार कर सकती जब तक कि मजिस्ट्रेट की अनुमति ना मिल जाए। ये तो परिभाषा पूछा है तब इतना दे दीजिए, फिर पैरा बदल दीजिए। अगर ऊपर कहा है शॉर्ट नोट लिखिए या समझाइए, एक्सप्लेन फॉलोइंग, तब इसके आगे लिखिएगा। संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों के संबंध में यह भी बातें ध्यान देने योग्य हैं कि संज्ञेय अपराध जब होता है तो उसकी कार्यवाही 154 के अनुसार एफआईआर से चलती है और असंज्ञेय मामलों की कार्यवाहियाँ एनसीआर से चलती है। 155 और 154 का जिक्र कर देंगे। इनकी एक और विशेषताएं हैं कि संज्ञेय अपराध अगर होता है तो पुलिस तत्काल इन्वेस्टिगेशन चालू कर देगी, मजिस्ट्रेट की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। धारा 156 लिख देंगे ब्रैकेट में। लेकिन असंज्ञेय मामले को दर्ज होने पर मजिस्ट्रेट के बिना अनुमति के कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। ये पॉइंट ला के लिख देंगे। इतना लिखने के बाद लास्ट में ये बताइएगा कि आईपीसी में जितने अपराध लिखे गए हैं वो संज्ञेय हैं कि असंज्ञेय, ये फर्स्ट अनुसूची के चौथे स्तंभ में साफ साफ दिया है। लेकिन अन्य जितने क्रिमिनल बनते हैं लॉ, पेनल कोड हैं, अगर उस लॉ में लिखा गया है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल तो उसके अनुसार होगा, नहीं तो सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल के सेकंड पार्ट के अनुसार होगा। अर्थात 3 वर्ष या उससे ज़्यादा के मामले सभी संज्ञेय माने जाते हैं। सीआरपीसी अनुसूची फर्स्ट पार्ट सेकंड, और जितने अन्य मामले होते हैं जो 3 वर्ष से कम के हैं वो असंज्ञेय माने जाते हैं। सुन लिया हिमांशु सक्सेना? तो कुछ बच्चों को मदद करोगे? यस सर, स्टार्टिंग से तुम देख रहे थे। कंप्लीट बताओ। यस सर। सर जैसे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2C ना कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब है कि या those offenses, ये कॉग्निजेबल केस मीन्स दैट मैटर इन विच पुलिस ऑफिसर according to first schedule 4th column or any other law for the time being in force arrest कर सकती है without warrant। and नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो कि सेक्शन 12 में दिया हुआ है उस मीन्स यह है दैट ऑफेंस या नॉन कॉग्निजेबल केस मीन्स दैट मैटर इन विच पुलिस ऑफिसर कांट अरेस्ट विदाउट वारंट, के बिना नहीं कर सकती है। और सर इफ मैटर्स आर सीरियस देन दे आर कॉग्निजेबल, अगर जनरल हैं तो वो नॉन कॉग्निजेबल हैं।
और ये जो है वो डिफरेंस इनकी पनिशमेंट के भी अकॉर्डिंगली होता है, जैसे कि सेक्शन 302 जो कि कॉग्निजेबल है और सेक्शन 323 है जो कि नॉन कॉग्निजेबल है। और इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट कि जो प्रोसीजर है कॉग्निजेबल ऑफेंस का, जो प्रोसीजर है ऑफेंस होती है, तो वो सेक्शन 154 में FIR के CRPC में दिया हुआ है, FIR के थ्रू। एंड जो प्रोसीजर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का है वो सेक्शन 155 CRPC जो कि NCR के थ्रू होता है। और इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट है कि सर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, ऑफेंसेस और इनकी इन्वेस्टिगेशन एफआईआर जैसी अप्रोच होती है तुरंत स्टार्ट कर दी जाती है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में सर मजिस्ट्रेट इसमें परमिट करते हैं तब शुरू होती है। और IPC के जो ऑफेंसेस है सर वो सारे फर्स्ट डिग्री के अकॉर्डिंगली कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, ये डिटरमाइन जो किया जाता है फर्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग किया जाता है। लेकिन अदर जो लॉ है, अदर क्रिमिनल लॉ जो है वो सर फर्स्ट शेड्यूल का सेकंड पार्ट है, उसके अकॉर्डिंगली नॉन कॉग्निजेबल या कॉग्निजेबल होते हैं। जैसा कि जो 3 ईयर तक के ऑफेंसेस होते हैं वो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं और उससे ऊपर जब जाता है पनिशमेंट तो वो कॉग्निजेबल होता है। तुम तो जैसे अपने मस्तिष्क में पूरा टेप कर ली हो, केवल बटन दाब दियो सब सुनाता गया पूरा। नहीं, बहुत अच्छी कैचिंग की है ना, तभी देख रहे हैं। हाँ, मतलब राइट डाउन भी कर लेते हैं सर, आप बताते हैं तो जितना राइट कर सकती हूँ उतना कर लेते हैं। तो उसी को तो मैं देख रहा था कि क्योंकि केवल ये सुनकर ही नहीं बताया जा सकता, कुछ पॉइंट तो कहीं लिखा रहता, उस स्मृति ताज़ा किया जाता उससे। यस सर। और इतना अगर बता लिया जाए तो बहुत बड़ी बात है तत्काल में। थैंक यू सर। चलिए, दिन अच्छे आ जाएंगे। आगे पढ़ते हैं सेक्शन 2D, यानी कंप्लेंट क्या है। व्हाट इज कंप्लेंट? कंप्लेंट 2D। एक बात पूछना था, टेक्निकल पॉइंट, हिमांशु सक्सेना तुमसे। जो अभी तुमने बताया है हिमांशु, यस सर। अभी तुमने जो बताया है यस सर। और जो मैंने पढ़ाया है, यस सर। इसमें एक बात हम लोगों ने ये बोला है कि जितनी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगी अगर कॉग्निजेबल हैं तो वह FIR से शुरू होंगी। यस सर। लेकिन इसमें कहीं हम लोग कंप्लेंट की बात नहीं की, या FIR या कंप्लेंट से भी शुरू हो सकती। कंप्लेंट की जिक्र क्यों नहीं किया हमने और ना तुमने किया? कंप्लेंट, जबकि कंप्लेंट से भी शुरू होती है, लेकिन हमने क्यों जिक्र नहीं किया और तुमने क्यों नहीं किया? सर NCR जो होती हैं वो सर कंप्लेंट के भी थ्रू मोस्टली होती हैं सर। नहीं, जो हम बात कर रहे हैं वहीं तक समझो। केवल यहाँ पर कंप्लेंट की जिक्र क्यों नहीं किया हम लोगों ने? हमने क्यों नहीं किया या तुमने क्यों नहीं किया? क्योंकि क्रिमिनल कार्रवाई कंप्लेंट से भी हो सकती है, FIR से भी हो सकती है, तो कंप्लेंट का जिक्र क्यों नहीं किया? मदद करें तुम्हारी? हैं? यस सर, आप बताइए। देखो, हम लोगों का प्रश्न क्या था? कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। तो फिर क्यों हम कंप्लेंट को लाएं? हैं? यस सर, एक्स्ट्रा चीजें नहीं। तो क्यों लाएं? हम दोनों के बीच में कर रहे हैं बात ना। यस सर। तो हम कंप्लेंट को क्यों लाएं? जब दोनों की बात नहीं होती तब कंप्लेंट को हम लाते हो कोई। यस सर, प्रोसीजर पूछा जाता है कि किस तरीके से प्रोसीडिंग शुरू होते हैं। हाँ, तो अभी हमारा तो क्वेश्चन है कॉग्निजेबल, एक्सप्लेन द कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो हम कंपैरिजन दोनों की कर रहे हैं। यस सर। ये सब ध्यान रखना। यस सर। अनावश्यक हमारा आंसर बड़ा होगा। यस सर। और इसके बारे में पूछा भी नहीं है अभी। वो पूछा भी नहीं है, और इन दोनों का जिक्र जरूरी, इनके बारे में जितना है पूरा बताएं। अब 2D के बारे में अब पूरा बताया जाएगा, 2D के बारे में कंप्लेंट पर।
चलिए सारे लोग नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर कंप्लेंट का जिक्र ना करने के रीज़न है पेपर में केवल पूछ रहा है कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल, तो दोनों तक सीमित रहिए आप, और डेफिनेशन से बाहर जा कर के पूरा समझा दीजिए। अब आइए कंप्लेंट पर। कंप्लेंट मतलब परिवाद। तो कंप्लेंट, एक बार फिर हर्ष प्रताप कंप्लेंट पे आइए। परिवार 2D, परिवार से इस शंका के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप में उससे किया गया यह अभिकथन अभिप्रेत है कि किसी व्यक्ति ने चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात अपराध किया है, किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं है। स्पष्टीकरण, ऐसे किसी मामले में जो अन्वेषण के पश्चात किसी असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट करता है, पुलिस अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट परिवाद समझी जाएगी और वह पुलिस अधिकारी जिसके द्वारा ऐसी रिपोर्ट की गई है परिवादी समझा जाएगा। इतना तो बेराइट में लिखा है, सारे स्टूडेंट जान रहे हैं। और क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। परिवाद की परिभाषा दीजिए, डिफाइन कंप्लेंट, परिवाद की परिभाषा दीजिए, इसके आवश्यक तत्व बताइए, इसके आवश्यक तत्व बताइए, फिर परिवाद कौन दायर कर सकता है। इतने को उत्तर हम पढ़ने जा रहे हैं। तो परिभाषा में तो कोई दिक्कत नहीं, लड़का रट लेगा 2D में। टेक्निकल चीज़ हम बता देते हैं। क्रिमिनल कार्रवाई हम FIR दायर करते हैं। FIR में डांट करके मुझे भगाया जाएगा जब, तो CRPC कहती है, फिर उस FIR को आप पुलिस अधीक्षक के पास डाक के माध्यम से भेज दीजिए। वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो 2D में आपको परिवाद दायर करने की प्रक्रिया दी गई, डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास आ जाइए। 2D में एक सादा पेपर आप लीजिए, आपके पास यह भी नहीं है तो मौखिक रूप से भी इसमें कह रहा है, लिख रहा है ना मौखिक रूप से। मजिस्ट्रेट से कार्यवाही करने की दृष्टि से लिखित या मौखिक निवेदन है। परिवाद जो है मजिस्ट्रेट से कार्यवाही करने की दृष्टि से लिखित या मौखिक निवेदन है कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और मजिस्ट्रेट साहब उसके खिलाफ आप कार्यवाही करिए। ध्यान रहे, परिवाद चाहे कॉग्निजेबल हो चाहे नॉन कॉग्निजेबल हो, दोनों मामलों में हो सकती है। चाहे संज्ञेय हो चाहे असंज्ञेय हो, ये दोनों में होती है। तो परिभाषा तो आपको 2D से लिख देना है। एक क्वेश्चन फिर आता है, पुलिस रिपोर्ट कब परिवाद है। तो किसी मामले में जो न्यायालय की पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेट किया गया है, इन्वेस्टिगेट करने के बाद जो रिपोर्ट बाहर ला के दी जाती है 173(2) में, उसमें नॉन कॉग्निजेबल की रिपोर्ट अगर आ जाए तो फिर क्या कहा जाएगा, इसे कंप्लेंट कहा जाएगा और पुलिस अधिकारी कंप्लेनेंट कहा जाएगा, वह परिवादी। ये तो किताब में सीधा लिखा है। परिवाद की परिभाषा, परिवाद के आवश्यक तत्व। जो टेक्निकल पॉइंट है वो अब आगे हम आते हैं। एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंप्लेंट, कंप्लेंट के आवश्यक तत्व। कंप्लेंट के आवश्यक तत्व पे आइए। कंप्लेंट का पहला आवश्यक तत्व है, इट में बी रिटन और ओरल, या लिखित या मौखिक हो सकता है। परिवाद जो है या लिखित या मौखिक हो सकता है।
ये पहला आवश्यक तो डाल दीजिएगा। यह किसी ऑफेंस अपराध के संबंध में मजिस्ट्रेट से किया जाता है। यह किसी अपराध के संबंध में मजिस्ट्रेट से किया जाता है। हेलो, बोलो। यस, आई एम स्पीकिंग डीएससी, बोलिए। आप अभी हम ऑनलाइन क्लास में हम बात नहीं कर पाएंगे। परिवाद पर आइए। परिवाद में हम आवश्यक तत्व पे आए हुए थे। आवश्यक तत्व परिवाद एक लिखित या मौखिक कथन होता है जिसमें किसी अपराध के संबंध में मजिस्ट्रेट से शिकायत की जाती है। इसको चाहे दो पार्ट में बना लीजिए, चाहे एक में कर दीजिएगा। यह एक लिखित या मौखिक कथन होता है, पहला कर दीजिएगा। यह किसी अपराध के संबंध में होता है। यह किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जाता है। परिवाद के बारे में यह इस कथन में यह वर्णित होता है कि किसी ज्ञात या अज्ञात व्यक्ति ने कोई अपराध किया है। फिर से बता देते हैं।